ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं तो लोग पूछेंगे इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको मिलेगा इस वेबसाइट पे globaliti.org। आपको स्पेलिंग दिख रही होगी। आपको इस वेबसाइट को आपको ओपन करना हो। वेबसाइट ओपन करेंगे आप globaliti.org। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स में इस तरह से आपको ट्रेडें बनी हुई होंगी, इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी है। तो यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सेकेंड ईयर वाले पे क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को बताया क्योंकि ज़्यादातर कमेंट इसी से रिलेटेड आते हैं कि सर मैं इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करूँ। तो पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। बाकी किसके लिए है तो सेकेंड ईयर के लिए है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस का। सेकेंड ईयर के लिए ITI सेकेंड ईयर कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पे लिखा हुआ, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, जो भी मैकेनिकल ग्रुप के ट्रेड होते हैं सब में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा एक ही होगा। फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन फिटर का भी सेम था, लेकिन सेकेंड ईयर में सिर्फ मैकेनिकल ग्रुप वालों का सेम होता है। तो मैकेनिकल ग्रुप में कौन कौन आ गए, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, जो भी यहाँ पे ट्रेड लिखी हुई है ये सबके लिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करेंगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है आपका ज्यामिति, जियोमेट्री। तो पहले अध्याय से स्टार्ट करने वाले ज्यामिति से, जियोमेट्री से। ऐसे ही हम नेक्स्ट फिर उसके आगे नेक्स्ट ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, आपका एक ही काम होगा कि आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना जल्दी हम वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए कोण RQB के समान कौन सा कोण होता है। कोण RQB के समान, RQB की बात कर रहा है ना, RQB देखिए RA हो गया, RQB मतलब इस कोण की बात कर रहा है। कौन सा कोण, RQB मतलब इस कोण की बात कर रहा है कि जो कोण RQB है, कोण RQB के समान दूसरा कोण कौन सा है, मतलब इसके बराबर कौन सा कोण होगा। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ बताऊंगा। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे कहने को होगा कि हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन वह 15 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बराबर होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये दो लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई तिर्यक रेखा काट दें। ठीक है, दो पैरेलल लाइन हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काट दे तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं एंगल की, कौन सा एंगल क्या होता है, किसके बराबर होता है। इसी टाइप से यहाँ पे बना हुआ है। नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए यह A है या B है या C है या D है। ठीक है, मान लीजिए P है, Q है, R और S, ऐसे कुछ भी रख लीजिए। तो कौन सा एंगल किसके बराबर होता है और क्यों होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वे कोण जो आमने सामने होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें कहाँ बनेगा, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो मान लीजिए मैं कुछ नाम रख देता हूँ कि यह कोण 1 है, यह कोण 2 है, यह कोण नंबर 3 है, यह कोण नंबर 4 है। एक मैंने नाम रख दिया ताकि आसानी हो समझने में। यह मान लीजिए कोण नंबर 5 है, यह 6 है, यह 7 है, यह 8 है। टोटल 8 कोण है, मैंने नाम रख दिया यहाँ पे। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब कोण 2 और कोण 4 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह आमने सामने के कोण है और आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण, और कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो कोण 3 कोण 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे वाले में भी देखिए लाइनों ने प्रतिच्छेद किया है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। तो इनमें भी जो कोण 5 है, कोण 7 है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 5 = कोण 7। ऐसे ही आगे देखेंगे, जो कोण 6 कोण 8 है, ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने हैं तो यह भी हमारा बराबर होगा। तो कोण 6 = कोण 8।
ये सब एंगल आपस में बराबर होंगे। किस रीजन से बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद बात आती है एकांतर कोण की। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से कोण कहलाते हैं? तो एक दूसरे, एकांतर मतलब एक दूसरे के विपरीत टाइप में होंगे। जैसे दो जब रेखाएं काटती हैं, दो पैरेलल रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो अंतःकोण बनते हैं तो विपरीत अंतःकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे कोण 2 है, कोण 2 और जो कोण 8 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। कोण 2 और कोण 8 एकांतर पे है, तो एक कोण 2 जो है कोण 8 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण है। कोण 2 कोण 8 के, वैसे ही कोण 3 कोण 5 के होगा। या जो कोण 3 है आपका, यह किसके बराबर होगा? यह कोण 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है। क्लियर हुआ? शीर्षाभिमुख कोण हमने देखा क्या कहलाता है? एकांतर कोण। तो एकांतर में हो गया हमारा। अब आती है बात संगत कोण की। संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण कौन से कोण कहलाते हैं? जो आपका कोण 1 दिख रहा है, कोण 1 और कोण 5 देख रहे हैं ना? जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा सेम वही एंगल यहाँ भी बन रहा होगा। ये रटने वाली बात नहीं, समझ सकते हैं आप। यह वाला तिरछी रेखा काट रही है तो इधर कम एंगल बनेगा, इधर ज़्यादा बनेगा। ऊपर भी इधर कम एंगल बन रहा है, इधर ज़्यादा बन रहा है, मतलब यह वाला एंगल बराबर होगा। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण कहलाते हैं। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा क्योंकि ये संगत कोण है। वैसे ही ये ज़्यादा वाला है तो ऊपर भी इधर ज़्यादा वाला है, तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। तो यह वाला एंगल क्या कहलाता है? कोण 4 कोण 8 कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। उसके बाद मैंने एकांतर बताया और शीर्षाभिमुख। तो ये कोण के बारे में हो गया। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इन्हीं में से कोई ना कोई दे लेगा। तो आप यहाँ ऑप्शन में देख रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रखा था आरक्यूबी। आरक्यूबी के समान कौन सा कोण है? तो आरक्यूबी के बराबर कौन सा कोण हो सकता है? तो इसके सामने वाला जस्ट कोण जो होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? जैसे मैंने यहाँ कोण 2 और कोण 4 दिखाया था, दोनों बराबर थे। किसकी वजह से? शीर्षाभिमुख की वजह से। इसका मतलब जो कोण आरक्यूबी है, आरक्यूबी, ये किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या होगा? तो AQP। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पे है AQP, तो ऑप्शन 2 आपको दिख रहा होगा कोण AQP। तो कोण RQB के बराबर कोण AQP होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लिया तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करके आओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र में दर्शाए गए दो कोण जो 90 डिग्री हो, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। चित्र में दर्शाए गए आपके दो कोण हैं जिनका क्या है, ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो दोनों में से एक कोण क्या होगा? चित्र में यह आपको कोण दिखाया गया, दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। तो एक कोण का मान पूछ रहा है, चाहे ये हो अल्फा और बीटा, दिखाया गया ना, यह अल्फा है और यह बीटा है। कह रहा है कि दोनों कोण का एक तो 90 डिग्री है, जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कह रहा है इनमें से एक कोण का मान क्या होगा? तो कोई भी कोण में अल्फा लूँ या बीटा लूँ, बीटा वाले का मान भी जब भी होगा तो 90 डिग्री से कम आएगा। हो सकता है या आपको ज़्यादा दिख रहा हो, या 60 डिग्री का हो, या 30 डिग्री का हो, किसी का भी हो सकता है, या 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है। अगर मुझे एक कोण का मान पता करना होगा तो एक कोण का मान जब भी होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। और 90 डिग्री से जो कोण कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं, जानते होंगे आप। 90 डिग्री होगा कोण तो सम कोण, 90 डिग्री से अगर अधिक कोण होता है तो उसे अधिक कोण बोला जाता है। और अगर किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो उसे न्यून कोण बोला जाता है। तो ये बोला कि इन दोनों में से एक कोण का मान क्या होगा? तो एक कोण का मान जब भी होगा वो 90 डिग्री से कम आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पहुंचा है तो वो न्यून कोण हो जाएगा। या एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसे, ठीक है, कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि पूरक, कंप्लीमेंट्री
इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी ध्यान देना कि दो कोणों का योग, अगर ये पूछता कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो यह कौन सा कोण होगा, तो कोटि पूरक होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक कोण का मान पूछ दिया था, तो एक कोण न्यून कोण होगा। तो दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे कंप्लीमेंट्री या कोटि पूरक कोण बोलते हैं। और अगर दो कोणों का योग 180 अंश हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण बोलते हैं, संपूरक कोण, जिसे सप्लीमेंट्री भी बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। दो कोणों का योग 90 डिग्री तो कोटि पूरक, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री, 180 कब होगा, एक सीधी रेखा और एक ये हो, तो एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ, दोनों को जोड़ोगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे ऐसे कोण दिया होता है वो संपूरक कोण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जो डी है बीसी का मध्य बिंदु है। पहले हम फिगर बनाते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, ए है, बी है, सी है, ये त्रिभुज है हमारा। त्रिभुज एबीसी में डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, ये क्वेश्चन में बोला है। आगे क्या कह रहा है, एडी की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। एडी क्या होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं तो यह जो रेखा होगी यही एडी होगी। एडी की लंबाई दे रखा है 27 सेंटीमीटर, मतलब यह जो एडी की लंबाई है हम यहाँ साइड में दिखा लेते हैं। यह एक तरह से क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई है, जो एडी की लंबाई है कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। आगे क्या है, एन जो है एडी पर ऐसा बिंदु है कि डीएन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एन कहाँ पे है, एडी पर बिंदु है। एडी पर एक बिंदु एन है जिसकी लंबाई क्या है, डीएन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एडी पे एक पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एन ले लिया, ये हमारा एन है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एन है तो डीएन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए नोट कर लेते हैं, कितना है, 12 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में, टोटल 27 था और डीएन की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है त्रिभुज एबीसी के केंद्रक से एन की दूरी कितनी होगी। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, ये जो त्रिभुज है इसका केंद्र कहाँ पे होगा, त्रिभुज का केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे होगा। अब केंद्र को आप जानते हो हम ओ से दिखाते हैं, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, तो इसको ओ से दिखाया जाता है। यह हमारा एन पॉइंट था, यहाँ पे एन था और यहाँ पे हमने ओ मान लिया। कह रहा है त्रिभुज एबीसी के केंद्रक हमने ओ मान लिया। केंद्रक से एन की दूरी, मतलब यह वाली डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह कितना होगा। ठीक है, यह हमें 12 पता ही था। तो अगर मुझे यह वाली डिस्टेंस पता चल जाए जो ओडी है, अगर यह वाली दूरी पता चल जाए तो यह वाली आराम से पता चल जाएगी। तो यह दूरी कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, आप त्रिभुज भी लिख सकते हो। त्रिभुज के केंद्रक की ऊंचाई, फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, त्रिभुज के केंद्रक की ऊंचाई कितनी होती है। त्रिभुज के केंद्रक निकालते हैं या केंद्रक की ऊंचाई निकालते हैं, वह कितना, तो फार्मूला होता है 1/3 इंटू त्रिभुज की ऊंचाई, यह फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/3 त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो एडी जो होगा यही त्रिभुज का ऊंचाई होगा और एडी हमें दे रखा है 27 सेंटीमीटर। 27 लिख लेते हैं, 3 9 27, तो यहाँ से आएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 27 जो है सेंटीमीटर में था। तो यह क्या आ गया, त्रिभुज के केंद्रक की ऊंचाई आ गया। केंद्रक क्या था, केंद्रक मतलब ओ पॉइंट, कितनी ऊंचाई है, 9 सेंटीमीटर। इस फार्मूले से हमने निकाल लिया, फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूले से हमने निकाला कि जो केंद्रक की ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमने निकाला 9 सेंटीमीटर। पता चल गई। हमें चाहिए केंद्रक से एन के बीच की दूरी, मतलब ओ एन की दूरी चाहिए, वही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो ओ एन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डी एन है, डी एन, इनमें से अगर मैं ओ डी को घटा दूँ तो ये वाली दूरी बच जाएगी।
टोटल जो हमारी है DN की जो लंबाई है 12 पता है, और इसमें से अगर मैं OD वाली लंबाई घटा दूँ तो ON की पता चल जाएगी, और वही हमें चाहिए। तो निकाल लेते हैं। केंद्रक से N की दूरी इधर लिख देता हूँ मैं, केंद्रक मतलब O से N की दूरी ON बराबर, फिगर में देखिएगा, ON बराबर जो संपूर्ण लंबाई है DN माइनस OD। DN की वैल्यू कितनी दे रखी है, DN 12 सेंटीमीटर है, माइनस OD हमने यहाँ पे निकाला था 9 सेंटीमीटर, 12 में से 9 जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी O से N की दूरी है वह कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करना है, और ये अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 इंच में कितने सेंटीमीटर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको याद होना चाहिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। नहीं याद है तो आज से याद कर लीजिएगा। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, या mm की बात करें तो 25.4 mm। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी में भी आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है 36 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 इंच में हमें पता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इंच की जगह सेंटीमीटर लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं इंच की जगह सेंटीमीटर लिखना चाहूँगा तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा 2.54 सेंटीमीटर। कहीं भी अगर मैं इंच की जगह सेंटीमीटर लिखना चाह रहा हूँ तो इंच किसके बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर के है, मतलब मुझे वहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। और मुझे क्वेश्चन में 36 इंच दिया हुआ है, बदलना किस में है, सेंटीमीटर में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब इंच की जगह सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो 36 यहाँ पे गुणा 36 गुणे इंच लिखिए, 36 इंच लिखिए, दोनों एक ही बात है। जब दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे गुणा माना जाता है। तो यहाँ पे 36 इंटू, या फिर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। इंच की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि इंच की जगह सेंटीमीटर लिखने के लिए 2.54 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तब यह किसमें बदल जाएगा, यह बदल जाएगा। अब देखिए 36 इंच था, इंच की जगह मैंने सेंटीमीटर लिखा तो मुझे ये वैल्यू लिखनी पड़ी, तब मैं सेंटीमीटर लिख पाऊंगा। तो अब ये चीज़ आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर हमें इंच में मिल जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका 2.54, इसमें है 36, 6 चौक को 24, 2 हासिल आएगा, 6 पाँचे 30, 2 32, 3 हासिल आएगा आपका, और 6 दूना 12, 3 15। फिर गुणा कर लेते हैं, 3 चौक को 12, 1 हासिल आएगा, 3 पचे 15, 1 16, 1 हासिल आएगा, 3 दूना 6, 7, 4 2 2 4, 6 5 11, 1 हासिल बचा, 7 1 8, 1 9। ठीक है, कितने अंक पे हम दशमलव लगाएंगे, तो गुणा करते समय हम ध्यान देते हैं जितने अंक पे दशमलव रहता है उतने अंक पे दशमलव लगा लिया जाता है। अगर दोनों पॉइंट में, दोनों चीज़ों में दशमलव हो तो उन्हें जोड़ करके लगाते हैं, और सिर्फ एक ही में हो तो जितने अंक पे दाहिने साइड से दशमलव होता है उतने ही अंक पे दाहिने साइड से लगा दिया जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 अंक पे था दाहिने साइड से, तो यहाँ भी दाहिने साइड से 1 2 अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 91.44, किसमें वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 36 इंच में 91.44 सेंटीमीटर होगा। आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। ऐसा मत सोचिए कि मैं आसान क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन्होंने पिछली साल हमारे ग्लोबल ITI से व्हाट्सएप कैलकुलेशन का वीडियो वगैरह देखा रहा होगा, पढ़ाई की रही होगी, उन्हें तो नहीं डाउट होना चाहिए कि नहीं सर आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया होगा और पिछली बार आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में किसी न किसी साल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने खुद से आसान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो यहाँ पे आपको 3.745 इंटू 5.87 का मल्टीप्लाई पूछ रखा है कि क्या सही होगा इसमें से। तो यहाँ पे आपको गुणा करना होगा किसमें, 3.745 इंटू 5.87 कर लेते हैं। 7 पते 35, 3 हासिल आएगा, 7 चौक 28, 3 31 हो जाएगा, 3 हासिल आएगा, 7 से 49, 3 52 हो जाएगा, 5 हासिल आएगा और 7 त्रिके 21, 5 26। नेक्स्ट चलते हैं, 8 पचे 40, 0 4 हासिल आएगा, 8 चौको 32, 4 36, 3 हासिल आएगा आपका, 8 सते 56, 3 56 3 59 हो जाएगा, 5 हासिल बचेगा आपका और 8 त्रिके 24, 24 5 29। ठीक है, लास्ट वाला कर लेते हैं। 5 पचे 25, 2 हासिल आएगा, 5 चौको 20, 2 22, 2 हासिल, 5 सते 35, 2 37, 3 हासिल बचेगा और 5 तिहाई 15 और 3 18। ऐड कर लेंगे 5 1 6 2 8 5 13, 1 बचेगा, 9 6 15 2 17 1 18, 1 बचेगा, 9 1 10 17 2 19, 1 बचेगा, 8 2 10 1 11, 1 बचेगा, 1 1 2। इतना वैल्यू आ जाएगी। अब कितने अंक पे दशमलव लगाएं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ऊपर वाला जो है हमारा 1 2 3 अंक पे दशमलव था। राइट साइड से कितने अंक पे दशमलव है, राइट साइड से देखते हैं, 1 2 3 अंक पे है, नीचे वाले में 1 2 अंक पे है, तो उन्हें आपस में जोड़ लिया जाता है कि कितने अंक पे दशमलव है। तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव था और नीचे राइट साइड से 2 अंक पे दशमलव है, तो 3 2 5 मतलब टोटल 5 हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके जो हमारी वैल्यू आई है उसमें राइट साइड से कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 3 2 5 मतलब 5 अंक पे लगेगा, 1 2 3 4 5, 21.983। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, 21.98। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में, और इसका मान पूछ रखा है कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आपको दिख रहा है 44 माइनस बड़े ब्रैकेट में है, फिर मझले ब्रैकेट में, फिर छोटा ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा बॉड मास का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं। बी से क्या होता है आपका ब्रैकेट होता है, कि पहले ब्रैकेट जो ब्रैकेट होगा हमारा उसको तोड़ा जाएगा, ओ से ऑफ हो जाता है, डी से डिवीजन फिर मतलब भाग वाला पोर्शन किया जाएगा, फिर एम से मल्टीप्लाई होता है, कि मतलब गुणा किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन होता है, एडिशन का मतलब फिर जोड़ वाला किया जाएगा, और यस से सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब फिर घटाने वाला किया जाएगा। या फिर हिंदी में देखा जाए तो आप जानते होंगे काका भागु जोग बोलते हैं, कि ऐसे में क्या होता है, क से हो गया कोष्टक, कोष्टक का मतलब पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, का से का हो गया, भ से क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, गु से गुणा हो जाएगा, ज से जोड़ हो जाएगा और घ से घटाना हो जाएगा। तो पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये चीज़ होती है आपका। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि पहले कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। इस सिस्टम पे काम किया जाता है। ठीक है, चौवालीस माइनस 33 प्लस 44, 33 माइनस 44 माइनस 33, जो भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर उससे बड़े वाले को, फिर बड़े वाले को। तो ये जो सबसे बाहर है, सबसे बड़ा ब्रैकेट है, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और ये छोटा ब्रैकेट होता है। तो पहले छोटे ब्रैकेट वाले को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 33 माइनस 44 माइनस 33, तो जो समान चिन्ह होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और विपरीत चिन्ह वाले आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का समान चिन्ह है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, 44
माइनस 33 प्लस 44। अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 4 3 7, 4 3 7। चिन्ह कौन सा लिया जाएगा, तो जो बड़ा वाला रहता है उसका चिन्ह ले लेते हैं। तो इसमें तो दोनों माइनस ही है, तो चिन्ह का कुछ सोचना ही नहीं है, माइनस रह जाएगा। और पहले क्या था 33, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 33 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सिर्फ प्लस माना जाता है। कोई चिन्ह नहीं मतलब क्या है, प्लस है। तो यह प्लस है और इसके आगे माइनस है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। 44 माइनस 33 प्लस 44। अब यहाँ पे घटेगा, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4। आगे कौन सा चिन्ह लगाया जाए, ठीक है। तो जो बड़ा वाला रहता है प्लस माइनस विपरीत चिन्ह तो आपस में घट जाते हैं, और दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होता है वही लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे 77 के आगे माइनस है, भाई 77 बड़ा है ना, और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट होगा 44 माइनस 33 प्लस, अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट का जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 44 का 44 में गुणा हो जाएगा। तो चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, छोटा वाला जब हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा। 44 का 44 में गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16, एक बचा, 4 चौको 16 1 17, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, 6 7 6 13 को 3, 1 आया, 7 1 8 1 9 1 1936 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे मझले ब्रैकेट में 1936 आएगा। कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस माइनस का जब भी गुणा होता है हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। छोटा ब्रैकेट टूट गया, मझले में आ गया, अब मझला ब्रैकेट तोड़ा जाएगा। एक एक ब्रैकेट को तोड़ते जाएंगे। 44 माइनस 33, अब मझला ब्रैकेट जब टूटेगा तो इस वाले का इसमें गुणा होगा। तो जब भी प्लस का माइनस में गुणा होता है, अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस का जब भी गुणा होगा हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 की जगह प्लस अब माइनस में बदल जाएगा, माइनस 1936। वो ब्रैकेट खत्म हो गया, हमारा बड़ा ब्रैकेट बचा। 44 माइनस, अब इन दोनों को क्या है, 33 के आगे प्लस है, 1936 के आगे माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 6 में से 3 जाएगा आपका, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, और 1 9। आगे कौन सा चिन्ह आएगा, तो आपको पता है जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे का चिन्ह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 1936 है, तो माइनस लिख लेंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो जब भी माइनस का माइनस में गुणा होता है हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ बाहर माइनस अंदर माइनस, इन दोनों को आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 44 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस का माइनस गुणा होकर प्लस में हो जाता है, प्लस 1903। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 1947 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक ब्रैकेट को पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर मझला, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो मान लेते हैं कि 40 का x% 10 के बराबर है। पूछ रहा है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो हमने मान लिया 40 का x%, हमें वैल्यू नहीं पता है तो मान लेंगे x% क्या है, 10 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 40 इंटू x परसेंटेज है तो बटे 100 लिख सकते हैं, बराबर 10। सॉल्व कर लेंगे, 1 0 1 0 गया, ऊपर गुणा कर लेते हैं 4x, और आप ये जानते हैं तिरक गुणा हो जाएगा, तो 10 दाम में 100, 4x = 100 हो जाएगा। x = इधर इसमें गुणा है तो उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, 25। कितना मान आ गया आपका, 25%। मतलब ये जो 25% होगा 40 का वो 10 के बराबर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कमेंट रीड करूँगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बेसिक से भी मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान से एग्जाम में कर लोगे। जो आप लोग बहुत टेंशन परेशान थे कि नहीं कैसे होगा कैसे होगा, तो बहुत आसानी से होगा। 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर किसमें बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको बस पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैक्सिमम लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप से याद कर लीजिएगा। 5 मीटर स्क्वायर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब हम मीटर की जगह
ठीक है, ये मीटर है ना, अगर मैं इसको लिख दूँ मीटर होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, 5 मीटर स्क्वायर लिखिए चाहे 5 मीटर का होल स्क्वायर लिखिए, फिर जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, अरे कोष्ठक हटाएंगे तो क्या 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर, मीटर की जगह अगर मुझे सेंटीमीटर लिखना होगा तो मुझे 100 लिखना पड़ेगा। अगर मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना चाहूँ तो मुझे 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो चलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो बदलते हैं। 5 मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, चूंकि स्क्वायर है तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 इंटू, जब आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो वह 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा। 2 जीरो है तो दुगना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाता है, स्क्वायर करने पे दुगना हो जाएगा। और सेमी था, उसका स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट हमने तोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10,000 में 5 का गुणाएंगे कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। और आगे क्या आएगा, सेमी स्क्वायर। तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 1 सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दो गुणे पाई गुणे 1/22 का मान, बिल्कुल आसान है। 2 इंटू, और आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, दोनों होता है। इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पे पूछा है 2 गुणे पाई इंटू 1/22 का मान क्या होगा, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 1/22, 22 से कट जाएगा, बचेगा 2/7। बिल्कुल आसान है, पहला ये ऑप्शन सही है, 2/7। तो बस आपको ध्यान होना चाहिए कि पाई का मान क्या होता है, तो दोनों वैल्यू ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक गैलन में कितने लीटर, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। एक गैलन, ठीक है, तो गैलन में भी 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक होता है एक यूएस गैलन, कौन सा गैलन, यूएस गैलन। एक यूएस गैलन में होता है 3.785 लीटर। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा। नहीं नोट्स बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो भी मैं फार्मूले बता रहा हूँ या जो चीज़ें हैं, तो आप चैप्टर वाइज अपना स्टार्ट कीजिए अपने कॉपी पे करना, और इन फार्मूलों को इनमें से छाट करके अपने एक जगह लिख लीजिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले मेन थे, जो वैल्यू चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तभी मज़ा आएगा फिर एग्जाम में। ठीक है, तो इनके लिए आप एक नोट्स बनाइए और इन सभी फार्मूलों को क्वेश्चन से छाट करके एक अलग अपना बना लीजिए इनको। तो एक यूएस गैलन में 3.785 लीटर होता है। और अगर यही बात करें एक यूके गैलन या इंपीरियल गैलन, तो एक यूके गैलन या इंपीरियल गैलन में होता है 4.54 लीटर। कई बार एग्जाम में ये भी ऑप्शन आया है 4.54 लीटर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 4.54 तो कोई दिख नहीं रहा, और ये लिखा भी नहीं था कौन सा गैलन है। तो हमें पता है कि एक गैलन में ये भी होता है, ये भी होता है, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3.785 लीटर लिखा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूएस गैलन में कितना लीटर और इंपीरियल में कितना होता है। ये भी देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे ये चीज, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला आप लोग पढ़ते रहे होंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 1/2 आधार को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, बेस, और ऊंचाई को हाइट। अब मैं क्या करूं, बेस का बी ले लूं, हाइट का एच ले लूं, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। यही चीज़ है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको, या इसको आप लिख दीजिए बी इंटू एच/2, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए, या मतलब ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वही चीज़ है, बस इसने थोड़ा सा बी एच करके लिख दिया था। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है पाई का सही मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया पाई का मान क्या होगा, 22/7 या 3.14। तो देखिए यहाँ पे दिया तो, लेकिन 3.4 लिख दिया है, 3.14 लिखता तो ये सही होता, या 22/7 दोनों होता है, तो देखिए पहला ही मिल गया 22/7।
तो इसलिए पाई की वैल्यू याद रखना जरूरी है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन में आ जाते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल √3/4 a²। ए आपका क्या है, तो a = भुजा होती है, त्रिभुज की भुजा होती है। ठीक है, इस फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। √3/4 a², भुजा दे रखा है कितना है, 8 सेंटीमीटर भुजा है, और ए का मतलब भुजा है, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 चूंकि a² है तो 8² हो जाएगा। √3/4 इंटू 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 4 से इसको भाग दे दीजिए, 16 चौको 64, कितना हो गया, √3 इंटू 16। √3 का मान होता है 1.732, ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। √3 बराबर 1.732 होता है। ठीक है, इंटू 16। अब 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 दूना 32, हासिल आया 3, 16 × 48, 3 51, हासिल आया 5, 16 × 7 112, 112 5 17, सॉरी 112 5 17 मतलब 117 हो जाएगा। तो 7 हासिल आया 11, और 16 एकम 16 और 11 जोड़ देंगे तो 16 × 10 26 से 27। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप कितने अंक पे दशमलव है, दाहिने साइड से देखते हैं 1 2 3 अंक पे है, तो यहाँ पे भी हम 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक पे दशमलव। अब आगे क्या लिखे, चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर लिखे, क्या लिखे तो क्वेश्चन में देखना है। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसका मतलब यह अभी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 27.7 mm², ये सही नहीं होगा, 27.7 सेमी²। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ गलती दे दिया है, स्क्वायर होना चाहिए, 4 लिख दिया है, ऑप्शन गलत दे दिया है, सेमी² रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 27.7 सेमी²। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिकोण ACB व्यास बराबर AB दिया है, 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक कोण है। मतलब हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा, एक हमने वृत्त बना लिया, और क्या कर रहा है, कोण ACB है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका क्या है, वृत्त है, वृत्त का सेंटर होगा, तो यहाँ से जो रेखा खींची जाएगी यही इसका व्यास कहलाएगा। ठीक है, और AB बराबर क्या, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब जो व्यास है, व्यास AB, तो यही व्यास होगा। व्यास का मान रख लेते हैं AB, और इसका मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। व्यास का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें कोण कौन सा बन रहा है, तो कोण ACB। AB तो है ही, एक अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मिला दूँ तो ये हो जाएगा कोण ACB। ठीक है, और आगे कह रहा है AC संबंधे BC बराबर, AC संबंधे BC = 3 संबंधे 4, ये हमें दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल पूछ रखा है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो ये बात आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। एक आपका थ्योरम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, हाई स्कूल में आपने थ्योरम पढ़ा होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। इसका मतलब यह कोण कहाँ बन रहा है, आधे वृत्त में बन रहा है ना। हमने व्यास खींच दी, व्यास में जो भी कोण बनेगा अर्धवृत्त में, इसका मतलब यह वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ठीक है, कोई भी सर्कल हो, अगर हम उसके व्यास पे से कोई भी त्रिभुज बनाते हैं तो जो भी एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चाहे ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाइए, हमेशा ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये थ्योरम पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका हमें पता चल गया कि यह एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें क्या है, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का मान लीजिए यह आधार हो जाएगा, तो यह हो जाएगी ऊंचाई। तो
तो अगर हमें आधार और ऊंचाई का मान पता चल जाए, मतलब AC और BC का मान पता चल जाए, तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें यही दोनों वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए पहले इसकी मदद लेते हैं। AC संबंधी BC बराबर क्या है, 3 संबंधी 4 है। अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो यह एक रेशियो में घटता या बढ़ता है, तो हम इसको x मान सकते हैं। तो AC बराबर अगर मैं अलग लिखना चाहूँ तो 3x लिख सकते हैं, BC बराबर 4x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AC संबंधी BC का मतलब क्या हुआ, AC बटे BC बराबर 3/4। दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। और अगर मैंने AC का मान 3x ले लिया है और BC का मान 4x, तो AC में जब आप BC से भाग दोगे 3x/4x, तो x कट जाएगा, वही चीज़ आएगी 3 संबंधी 4। तो इसीलिए अगर हम ऐसे अलग लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है। तो दोनों वैल्यू मैंने निकालने के लिए क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख लिया, AC बराबर 3x, BC बराबर 4x। अब हम यहाँ पे इस त्रिभुज में आपको याद होगा एक फार्मूला होता है, कर्ण बराबर पाइथागोरस थ्योरम है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 लिख लेंगे। आधार कितना है, तो मान लीजिए आधार BC है, BC का मान कितना दे रखा है, 4x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब मान लेंगे, ऊंचाई वाला हिस्सा है AC, तो AC का मान 3x है हमारे पास, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 5 = 4 चौको 16x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9x स्क्वायर। दोनों को ऐड किया जाएगा, 16 9 25x स्क्वायर। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा 5, और x स्क्वायर है तो बाहर x आ जाएगा, यही होगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इधर मल्टीप्लाई इधर भाव होगा, 5/5, 5 से कट जाएगा 1, मतलब x का मान हमारा 1 आ गया। अब हमें AC BC का मान पता चल जाएगा। अब AC का मान कितना होगा, AC बराबर 3x था और x का मान 1 आ गया, तो 3 × 1 बराबर 3। वैसे ही BC का पता कर लेंगे, 4x था हमारे पास, x का मान 1 आया है, तो 4 × 1 मतलब 4। अब हमें AC और BC दोनों को मान पता चल गया। AC का मान कितना है, 3 है, और BC का मान कितना है, 4 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार का मान 4 है और ऊंचाई हमने निकाला था 3, 2 दूना 4 और 2 3 क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 है 6 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, एक ही बात है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन चौथा सही होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको पता होगा तभी आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। कोई भी अगर त्रिभुज बना हुआ है उसके तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है, मान लीजिए कोण 1 कोण 2 कोण 3, तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोण जो अंतःकोण है इसके, तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण है, 3 कोण दे रखे हैं, x + 5, 2x - 3 और 3x + 4। ये तीनों कोण का मान दिया हुआ है। क्या क्या दे रखा है, x + 5 का प्लस 2x - 3 का प्लस 3x + 4, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, 3 कोण दे रखा है, तो तीनों कोणों का योग मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आता है, 180 के। ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो वही चीज़ हम करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो उनका योग किसके बराबर आना चाहिए, उनका योग आना चाहिए 180 के बराबर। ये थ्योरम है हमारा, ठीक है। जोड़ते हैं, x प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं 5 डिग्री, 2x - 3 डिग्री और 3x + 4 डिग्री बराबर 180 अंश, ठीक है। x एक साथ जोड़ देते हैं तो 1x, 2 1 3x और 3 3 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। प्लस अब अंश वाला जोड़ देते हैं, 5 डिग्री और 4 डिग्री, 5 4 9 हो जाएगा और ये माइनस में है
ये दोनों प्लस है तो 5 4 9 डिग्री, या माइनस है तो 9 में से 3 घट जाएगा, 6 डिग्री बचेगा। ठीक है, बराबर 180 अंश। 6x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, माइनस 6 डिग्री। यहाँ हो जाएगा आपका 180 में से 6 जाएगा 174 डिग्री। तो हमारा ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 174 डिग्री बटे 6 से भाग दे दीजिए। 6 दूना 12, 5 बच गया, 6 9 54, 29 डिग्री। तो यक्स का मान हमसे पूछ रखा था, तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑप्शन 3 जो है यह सही होगा, 29 डिग्री। ठीक है, तो यह हमारा आज का जो क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। और आप लोगों को एक काम करना है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे भी व्यूज़ देख के अच्छा लगे। बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।